नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं अनिल शर्मा और मेरे साथ मेरी सहयोगी अत्या भी मौजूद है। और आपको बता दें कि इस समय जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। सुबह सवेरे तड़के आपको बड़ी खबर के साथ रूबरू करवाएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ घटने वाला है। मगर इस वक्त जो बड़ी जानकारी आ रही है और ये बड़ी जानकारी कश्मीर घाटी से आ रही है और कश्मीर घाटी की बात करते हैं तो इस समय जो है मल्टीपल लोकेशन पर जो है वो एनआईए की रेड चलती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, ठीक इससे पहले भी आपको बता दें कि मल्टीपल लोकेशन पर जो है 16 जगहों पर रेड की थी। और इस वक्त आपको बता दें कि इस समय साउथ कश्मीर पुलवामा की बात करते हैं तो पुलवामा के अंदर इस समय जो है बड़े पैमाने पर जो है वो रेड की जा रही है। और मल्टीपल लोकेशंस की बात करते हैं, जिस तरह से शोपियान की बात करते हैं तो इस वक्त जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सीआरपीएफ का काफिला और जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना मिलकर इस जो है पूरी तरह से आपको बता दें कि इस समय जो है एनआईए की टीम के साथ मिलकर जो है इस ऑपरेशन को ऑपरेट कर रही है। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो आतंकी फंडिंग मामले की बात करते हैं तो जिस तरह से आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है लगातार बीते काफी समय से जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर में इस समय राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बात करते हैं तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी का बड़ा पैमाना जो है वो कश्मीर घाटी पहुंचा है। और कश्मीर घाटी के अंदर आप देख सकते हैं कि इस समय रेड जारी है। और इस वक्त बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में इस समय बड़े पैमाने पर जो है वो रेड की जा रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियां और कहीं ना कहीं आतंकियों को शेल्टर देने वाले और आतंकियों के समर्थक जो है उन पर कड़ा एक्शन जो है वो साउथ कश्मीर की बात करते हैं तो साउथ कश्मीर में आज देखने को मिल रहा है। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बात करते हैं तो सेवरल लोकेशंस की बात करते हैं, मल्टीपल लोकेशंस की बात करते हैं तो इस समय रेड देखने को मिल रही है। और जिस तरह से इस वक्त आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार बड़े पैमाने पर इस वक्त कार्रवाई देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार इससे पहले आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फोन्स की बात करते हैं, कई सामग्री की बात करते हैं तो आपजनिक सामग्री की बात करते हैं तो उसे भी जब्त जो है वो पहले भी एनआईए ने किया है। मगर इस वक्त जो है वो बड़े पैमाने पर जो है एनआईए की टीम वहां पर पहुंची है। और तड़के सुबह सवेरे की बात करते हैं तो तड़के सुबह सवेरे जो है एनआईए की टीम मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंचकर जो है इस समय बड़ा एक्शन जो है वह साफ तौर पर करती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, अतिया क्या लगता है कि इस समय एनआईए जो है वो बड़े पैमाने पर इस समय कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है जम्मू कश्मीर में जो है एनआईए की टीम जगह जगह पर पहुंच रही है और एसआई की टीम जो है जगह जगह पर पहुंच रही है। आए दिन जो है ये अपडेट सामने आता है कि एनआईए की टीम, अगर हम कश्मीर की बात करें फिर जम्मू डिवीजन की बात करें, वहां पर पहुंचती है और वहां पर किस तरीके से जो है सर्च ऑपरेशन है वो किया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मुजम्मिल जो है वो जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से मुजम्मिल बताइएगा कि आज एनआईए की टीम कहां कहां पर पहुंची है और किस तरीके से वहां पर सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। की बात करें या शोपियान की बात करें, दोनों जगह पे आज सुबह सुबह एनआईए की जानिब से आज सुबह सुबह रेड मारी गई है। जैसे अगर पुलवामा की बात करें, पुलवामा के मेन टाउन शाहपोरा में भी एक जगह पे आज सुबह सुबह रेड मारी गई। और उसी हवाले से अगर दो लोकेशंस की और बात करें, चाहे पहुआ हो या अरबनीपोरा हो, बताया जा रहा है कि 4 जगहों पे आज सुबह सुबह एनआईए की जानिब से ये रेड हुई। क्या लगता है कि जिस तरह से मुजम्मिल, अगर हम देखें कि इससे पहले भी कई बड़े पैमाने पर जो है वह कार्रवाई की गई है, इससे ठीक पहले 2 दिन पहले देखें तो 16 जगहों पर एनआईए की छापेमारी जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर देखने को मिली थी। ये मामला क्या आतंक फंडिंग से जुड़ा हुआ है जो अभी तक जानकारी मिल रही है? क्या लगता है कि बड़े पैमाने पर कोई गिरफ्तारी हो सकती है या फिर इसी के साथ साथ अगर हम देखें कई सामग्री को जब्त किया जा सकता है? देखिए अनिल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह सुबह साउथ कश्मीर की अगर बात करें, चाहे पुलवामा और शोपियान की बात करें, तो बताया जा रहा है कि 6 जगहों पे आज सुबह सुबह एनआईए की जानिब से रेडें मारी गई है। तो उसी हवाले से अगर बताया जाए, अभी पुलिस जराये से अभी ये खबर नहीं मिली है, पुलिस की जानिब से अभी ये खबर नहीं मिली है कि किसी की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन बताया जा रहा है कि चाहे टेरर फंडिंग का मामला हो या जो बैन की गई ये ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी बात करें तो उनके ये छापामारी सुबह सुबह एनआईए की जानिब से ये छापामारी कार्रवाई शुरू की गई थी। जी नदीम, क्या लगता है कि जिस तरह से कश्मीर घाटी में देख रहे हैं कि आने वाले समय में शिखर सम्मेलन भी होना है, इसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को भी और भी कड़ा किया गया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के सियासतदानों की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर पकड़ दकड़ का माहौल यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं गिरफ्तार जो है जो कश्मीर के युवाओं को किया जा रहा है, तो इस तरह के सवालिया चिन्ह जो है वो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती उठाती हुई नजर आ रही है और केंद्र सरकार पर जो है वो तंज कस रही है। क्या लगता है कि ये किस तरह से सत्य है या फिर?
देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से सियासतदानों का बयान जो आ रहे हैं, या G20 की अगर बात करें, क्योंकि ये G20 जो इधर होने वाला है उससे सिक्योरिटी की जो सिनेरियो है वो बिल्कुल कसता हुआ नजर आ रहा है। जो ऐसे संगठन हो, चाहे मिलिटेंसी रिलेटेड केसेस हो, चाहे इसमें कोई भी और केसेस हो या टेरर फंडिंग का मामला हो, उसमें बिल्कुल NIA की जानिब हो या सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब बिल्कुल शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। और अगर सियासतदानों की बात करें, कल हमने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से भी उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी बताया, प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने ये भी बताया, पुलवामा में वो आए थे कल, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में ये भी बताया था कि जो यहाँ पे G20 हो रहा है ये बहुत बड़ा अच्छा सेटअप है गवर्नमेंट की जानिब से, क्योंकि उसमें यही उन्होंने बताया कि इसमें जो 20 मुल्कों से लोग आएंगे, उसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसमें अगर एयरफेयर की बात करें तो एयरफेयर में भी उसमें तब्दीली आएगी और बहुत सारी चीजों में तब्दीली आएगी। क्या लगता है कि जिस तरह से अगर हम देखें कि सुरक्षा व्यवस्था का किस तरह से प्रबंध किया गया है और हम देख रहे हैं कि पूरे कश्मीर घाटी को जो है वो रंग बिरंगा किया जा रहा है, क्या लगता है कि व्यवस्था और खूबसूरती और संस्कृति की बात करते हैं कश्मीर की, और कश्मीर की मेहमान नवाजी तो पूरा भारत जानता है, क्या लगता है कि इस बार किस तरह की मेहमान नवाजी रहने वाली है? क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद एक मेगा इवेंट हो रहा है, ये पहली बार भारत जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर शिखर सम्मेलन करवाने जा रहा है, और शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता भारत जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा एक बात, अगर कश्मीरियों की बात करें, कश्मीरी इसमें मेहमान नवाजी में बिल्कुल माने जाते हैं, क्योंकि अगर मेहमान नवाजी की बात करें तो कश्मीरी कभी भी अपनी मेहमान नवाजी से पीछे नहीं हटता है, चाहे वो उसका मेहमान हो या ना हो। लेकिन अगर उसके पास वो आता है तो लेकिन उसको इस तरीके से वो ट्रीट करता है, चाहे वो कहीं से भी आया हो, उसको इस तरीके से ट्रीट करता है कि उसको लगता है कि मैं घर में ही अपने आया हूँ। तो अगर G20 की बात कर रहे हैं आप, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी के पूरे प्रबंध किए गए हैं और बिल्कुल सिक्योरिटी के लिहाज से हर जगह पे, चाहे तलाशी अभियान हो, चाहे NIA हो, चाहे अदर सिक्योरिटी एजेंसीज हो, बिल्कुल हर जगह पे तैनात हुई है और हर जगह पे नजर रखी हुई है। अगर आप ये इसकी बात करते हैं कि कितना इस टाइम पे जो यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुई है, अगर श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर स्मार्ट सिटी इतनी खूबसूरत लग रही है आज के डेट में कि देखने वाली बात होगी। तो उस हवाले से अगर बात करें तो बिल्कुल जो प्रबंध हुआ है, जो मेहमान नवाजी की आप बात कर रहे हैं, मेहमान नवाजी जो पहले ही कश्मीरी है तो मेहमान नवाजी में वो कभी भी पीछे नहीं हटता। चलिए नदीम, इस पूरे मामले को लेकर आप नजर बनाइए रखिएगा कि NIA की तरफ से क्या कुछ बड़ा एक्शन देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नदीम जानकारी देने के लिए मुजम्मिल, और बड़ी जानकारी इस वक्त अपने दर्शकों को अपडेट करते हैं कि जिस तरह से हमारे साथी ग्राउंड जीरो से अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से व्यवस्था जो है वो की गई है, क्योंकि शिखर सम्मेलन होना है और उससे पहले ठीक आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर जो है वो कार्रवाइयां की जा रही है। और इस वक्त आपको बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है वो साउथ कश्मीर की बात करते हैं तो साउथ कश्मीर में इस समय बड़े पैमाने पर एक्शन करते हुए नजर आ रही है। बढ़ जाएंगे अगली खबर की तरफ। बात करें अनंतनाग में तो दिसंबर की बात करें तो वहां पर एक इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया था। अगर हम बात करें अनंतनाग के एक सिद्धवारा जो गांव है वहां पर इनिशिएटिव शुरू किया गया था, जहां पे जो सरपंच थे उन्होंने ये स्टार्ट किया था कि वहां पे गांव को किस तरीके से प्लास्टिक फ्री बनाया जाए। और वहीं पर अगर हम सरपंच की बात करें, उन्होंने गिव प्लास्टिक टेक गोल्ड का इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, जहां पर काफी लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया था। अगर हम गाँव की बात करें, गाँव वालों ने भी काफी पार्टिसिपेट किया था, जहां पर बताया जा रहा था कि कुछ ही महीनों के बाद अगर हम सिद्धवारा गांव की बात करें तो प्लास्टिक फ्री हो गया था। जहां पर अगर हम बात करें जो वहाँ के सरपंच थे जो कि एडवोकेट भी है, एडवोकेट फारूक अहमद, सिद्धवारा विलेज के जो सरपंच थे, उन्होंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, जहाँ पर उसके बाद काफ़ी पॉपुलैरिटी जो है उन्हें हासिल हुई थी। उसके बाद ये भी बताया जा रहा था कि गांव जो है प्लास्टिक फ्री हो गया था और काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिली थी और काफ़ी आसपास के जितने भी गाँव थे उन्होंने भी कहा था कि हम भी इस इनिशिएटिव को अपनाएंगे। और वहीं पर कल की बात करें, कल एक सेरेमनी रखी गई थी जहाँ पर जितने भी लोग, अगर हम पार्टिसिपेंट की बात करें, वो जुड़े थे, जहां पर उन लोगों ने जो है जिस तरीके से वहां पर हिस्सा लिया था और उन्हें जो है वहां पर इनाम भी दिए गए थे। काफ़ी ऐसे लोग वहां पर थे। बताया भी जा रहा है कि जिस तरीके से अगर हम बात करें एडवोकेट फारूक अहमद की, जो कि उस गांव के सरपंच भी है और एडवोकेट भी पेशे से हैं, जहां पर
उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि इस गांव को प्लास्टिक फ्री अगर बनाया जाए तो वहां पर गिव प्लास्टिक टेक गोल्ड, यानी कि प्लास्टिक अगर आप जमा करके उन्हें देंगे तो बदले में आपको गोल्ड मिलेगा। और वहां पर एक शर्त भी रखी गई थी कि 20 क्विंटल प्लास्टिक है वो जमा करना होगा, जो शख्स इस प्लास्टिक को जमा करेगा उसे ही गोल्ड जो है वो मिलेगा, यानी कि सोने के सिक्के उन्हें मिलेंगे। ऐसी शर्त रखी गई थी। उसके बाद काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया था, गाँव वाले काफ़ी मिलकर काम किया था, जहाँ पर गवर्नमेंट की स्कीम तो नहीं थी, भले ही इन्होंने, अगर हम सरपंच की बात करें, सरपंच फारूक अहमद ने खुद से इस स्कीम को निकाला था, जहां पर काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया था। उसके बाद कुछ ही महीनों में गांव प्लास्टिक फ्री भी हो गया, काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिली है। उसके बाद काफ़ी पॉपुलैरिटी भी हुई है गिव प्लास्टिक टेक गोल्ड को, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा था कि हम भी इस तरीके का जो इनिशिएटिव है वो रखेंगे ताकि जितने भी गाँव हैं जम्मू कश्मीर में वो प्लास्टिक फ्री हो सके। उसके बाद कल की बात करें, कल जो है तकरीब रखी जाती है, जहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने जो प्लास्टिक की बात करें वो जमा करके दिया है, उन्हें अप्रिसिएशन भी मिली है। और साथ साथ अगर हम एडवोकेट फारूक अहमद की बात करें, उन्हें भी काफ़ी अप्रिसिएशन मिली है कि जिस तरीके से उन्हें ये इनिशिएटिव जारी किया था। और जिस तरीके से अगर हम बात करें गाँव की, तो गाँव जो है प्लास्टिक फ्री भी हो गया था। उसके बाद काफ़ी ऐसे पार्टिसिपेंट थे, क्वालिफायर्स थे, जिन्हें कल सोने के सिक्के भी दिए गए। और साथ में अगर हम बात करें कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स या फिर क्वालिफायर्स भी थे जिन्हें कैश भी दिया गया और गोल्ड कॉइन्स जो थी यानी कि सोने के सिक्के थे वो भी उन्हें दिए गए। जहाँ तक अगर हम बात करें जो बाकी गांव है आसपास के, उन्होंने भी काफ़ी ये कहा था, अप्रिशिएट किया था इस चीज़ को, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि हम भी ऐसे ही चीज़ों को अपनाएंगे ताकि हमारा गांव भी जो प्लास्टिक फ्री है वो हो सके। जिस तरीके से अनंतनाग के सिद्वारा गाँव की बात करते हैं तो वहाँ पर इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया था। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आमिर जो है वो जुड़े हैं। आमिर, बताइएगा कि जिस तरीके से अगर हम बात करें इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था गिव प्लास्टिक टेक गोल्ड का, कितनी पॉपुलैरिटी से मिली है और कितने पार्टिसिपेंट्स या फिर क्वालिफायर बता सकते हैं जो कल हुए थे जिन्हें इनाम जो है वो मिला था? जी अतिया, मैं आपको बताऊं, जो है इंसान दोस्त ख्याल सादीवारा ब्लॉक से पेश किया है। सादीवारा के सरपंच यानी फारूक अहमद गनाई, जो पेशे से एक वकील भी है, आपको बताना चाहोगे उसने पिछले साल दिसंबर में जो नारा दिया था कि आप मुझे कचरा दे दो मैं आपको सोना दूंगा। इस ख्याल को काफी ज्यादा सताइश मिली है। मकामी लेवल की बात करें या हम बात करें नेशनल लेवल की, हर जगह पे इसकी सताइश मिली है। तो इस हवाले से उन्होंने जो कहा था कि जो मुझे कचरा जमा करके देगा मैं उनको सोना दूंगा, इस हवाले से लोगों के जहनों में भी इश्काल पैदा हो चुके थे कि क्या हकीकी मानों में फारूक अहमद गनाई उन लोगों को सोना देगा जो लोग गार्बेज जमा करेंगे। यकीनी तौर पर इस सारी मुहिम को कल जो है अमली जामा पहनाया गया। कल एक तकरीब का इनेकाद किया गया सादीवारा में, जिसमें जिला के तरक्याती कमिश्नर सईद फखरुद्दीन हामिद भी मौजूद थे। और इस मौका पे जो दो अफरादों को सोने का सिक्का पेश किया गया है, उन्होंने 2 क्विंटल से ज्यादा जो है कचरा जमा किया था। अगर हम बात करें इस इनिशिएटिव के हवाले से, पहले कहा गया था कि जो 20 क्विंटल कचरा जमा करेगा उसी को सोने का सिक्का मिलेगा, लेकिन कल 2 क्विंटल से जायद जिन्होंने जमा किया था उनको फिलहाल सोने का सिक्का पेश किया गया। और जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उनको कैश रिवार्ड भी दिया गया है। कुल मिला के अगर हम कल की बात करें, कल इशफाक भट्ट और दूसरा शाहिद है, उनको कल जो है सोने का सिक्का पेश किया गया है। और उसके साथ साथ मजीद 2 अफरादों को वहां पे जो है नकद इनामात भी दी गए हैं। इस तकरीब में जिन्होंने भी शिरकत की उन्होंने फारूक अहमद भट्ट यानी मकामी सरपंच की बहुत ज्यादा सराहना की, तारीफें की। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ऐसे इकदाम जो है अब हर एक पंचायत में उठाने चाहिए। जिला के तरक्याती कमिश्नर सईद फखरुद्दीन हामिद ने कहा कि ऐसे इकदाम अब हम जिला अनंतनाग के मुख्तलिफ पंचायतों में उठाएंगे और जिला अनंतनाग को सादीवारा की तरह ही हम भी एक प्लास्टिक फ्री, कचरा फ्री गांव बनाएंगे। जी आमिर, क्या लगता है कि जिस तरह से ये आप जानकारी दे रहे हैं इसके बाद लोगों के अंदर कितना बदलाव आया है? क्योंकि अगर देखते हैं कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि गोल्ड कॉइन दिया गया है, तो उसके बाद से और लोगों के अंदर कितना उत्साह है? क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि प्लास्टिक को लेकर पूरे भारत और भारत सरकार कार्य कर रही है, मगर वहीं पर जिस तरह से एडवोकेट द्वारा ये कार्य किया गया है, और उसी बीच अगर हम देखें लोगों के अंदर अब कितनी जागरूकता आई है और कितना उत्साह है कि हम भी
प्लास्टिक जो है वो पूरी तरह से उसका किस तरह से जो है प्रयोग किया जाता है, उसे दूर रहने की कोशिश की जाए। हाँ जी, बिल्कुल यकीनी तौर पर अगर हम शादीवारा की बात करें तो शादीवारा के लोगों में बिल्कुल बहुत ज्यादा जोश और उत्साह इस हवाले से आया है कि वो अपने माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। वही अगर हम वादी कश्मीर की बात करें, वादी कश्मीर के मुख्तलिफ सयाहती मकामों की बात करें, गुलमर्ग है, पहलगाम है, तो वहां पे आज भी हमें कचरे के ढेर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन शादीवारा इलाका जो है वहां पे पॉलिथीन का एक लिफाफा भी नजर नहीं आ रहा है। वहां के नदी नाले बहुत साफो शिफाफ नजर आ रहे हैं और ये साबित कर रहा है कि वहां के जो रहने वाले हैं, वहां के मकामी लोग हैं, उन्होंने फारूक अहमद गनाई के इस मिशन से बहुत कुछ सीख हासिल की है। उसके बावजूद जो है उन्होंने जागरूकता हासिल की और आज उनकी ही वजह से शादीवारा को जो इलाका है वो साफ सुथरा हो गया है, कचरा फ्री हो गया, प्लास्टिक फ्री हो गया है। तो यकीनी तौर पर कहना चाहूंगा अवामी बेदारी की बगैर ऐसे इकदाम को सफल करना मुमकिन नहीं है। फारूक अहमद गनाई ने अगरचे इनिशिएटिव जारी किया है, लेकिन काबिल तारीफ है शादीवारा के लोग जो इस हवाले से बहुत ज्यादा संजीदा हो चुके हैं और वो आज भी कह रहे हैं कि ये हम स्टॉप नहीं करेंगे, हम आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे और शादीवारा में कभी भी हम प्लास्टिक को जगह नहीं देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आमिर ज्यादा जानकारी देने के लिए। जिस तरीके से अगर हम बात करें शादीवारा गांव में जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था उसके बाद पूरा गांव प्लास्टिक फ्री है और जिस तरीके से हमारे संवाददाता अगर हम बात करें आमिर की, तो आमिर बता रहे थे कि उस गांव में अब एक प्लास्टिक भी नहीं दिखता है। जिस तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और पूरे गांव को प्लास्टिक फ्री बनाया है और सरपंच की भी काफी तारीफ की गई है और जिस तरीके से सरपंच ने ये कहा था कि आपको सोना मिलेगा, उस वादे के अनुसार जो है उन्हें कल काफी लोग वहां पर जमा भी हुए थे और कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कचरा इकट्ठा किया था, उन्हें जो सोने के सिक्के हैं वो दिए गए थे। बढ़ जाएंगे अगली खबर की तरफ। कुछ दिन पहले डल लेक की बात करें तो वहां पर एक मछली वहां पे मिली थी और काफी लोग हैरान थे क्योंकि पहली बार ऐसी मछली को डल लेक में देखा गया था। उसके बाद अगर हम बात करें जितने भी प्रोफेसर्स थे उन्हें उस मछली की फोटोग्राफ्स दिखाए थे। उसके बाद बताया जा रहा था कि वो एलिगेटर गार फिश है जो कि अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका में ज्यादातर होती है और इंडिया के कुछ ऐसे पार्ट्स है वहां पर भी होती है। उसके बाद लगातार ये कहा जा रहा था कि हम रिसर्च करेंगे कि आखिर मछली यहाँ पे कैसे आई, अगर यहाँ पर मछली पाई भी जाती है तो क्या वो हार्मफुल है बाकी मछलियों के लिए या नहीं। इसी पर लगातार रिसर्च की जा रही थी और एक खबर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि एलिगेटर गार फिश जो है, जो नेटिव मछलियां होती हैं यानी कि जो पहले से ही डल लेक में पाई जाती है, उनके लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसा जो है एक खबर सामने आ रही है जहां पर अगर हम बात करें लेक कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से बयान सामने आ रहा है कि ये मछली बाकी मछलियों के लिए खतरनाक हो सकती है क्योंकि जिस तरीके से अगर हम इस मछली की बात करें, ये कार्निवोरस मछली है यानी कि ये बाकी मछलियों को खाती है। इसका जो है अगर हम बात करें ये भोपाल के जो वहाँ पे लेक होते हैं वहाँ पर भी पाई जाती है, उसके अलावा केरला के कुछ ऐसे लेक है वहां पर भी पाई जाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर ऐसी मछली कभी आज तक देखी नहीं गई और अथॉरिटीज का भी ये कहना था कि आखिर ये मछली यहाँ पे कैसे आई, इस पे पूरी तरह से रिसर्च करना बाकी है और अगर डल लेक में ज़्यादा टाइम तक रहती है तो खतरनाक बाकी मछलियों के लिए हो सकती है क्योंकि ये सारी मछलियों को खा जाएगी। ये ऐसा जो है अथॉरिटी की तरफ से ये बयान सामने आ रहा है कि एलिगेटर गारफिश जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं ये नॉर्थ अमेरिका से बिलोंग करती है यानी कि वहाँ की ये मछली है। उसके बाद इंडिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ये मछली पाई जाती है और ये काफ़ी अगर हम इसकी बात करें ये कार्निवोरस है यानी कि बाकी मछलियों पे फीड करती है, बाकी मछलियों को खाती है और जहाँ पर डल लेक में इसे पाया गया था और बताया भी जा रहा था कि उस टाइम पर जब इस मछली को देखा गया तो लोग काफ़ी हैरान थे क्योंकि पहली बार इस मछली को डल लेक में देखा गया था। इससे पहले ऐसी मछली जम्मू कश्मीर में नहीं थी, खासकर डल लेक की बात करें, कश्मीर की बात करें वहां पर भी ऐसी मछली को कभी देखा नहीं गया था। पहली बार इस मछली को देखा गया था, उसके टाइम से सिर्फ इसका नाम सामने आया था कि एलिगेटर गारफिश नाम है। उसके बाद अगर हम बात करें रिसर्चर्स ने कहा था कि हम रिसर्च करेंगे इस पे कि ये कहाँ से आई है और आखिर कितनी हमारे नुकसान है या फ़ायदेमंद है अगर हम बात करें डल लेक की। लेकिन अब एक स्टेटमेंट सामने आता है जहाँ पर अगर हम लेक कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करें उनकी तरफ से ये कहा जा
आता है कि ये मछली बाकी मछलियों के लिए काफ़ी हार्मफुल है। जिस तरीके से अगर ये मछली डल लेक में ज़्यादा टाइम तक रहती है तो ये बाकी मछलियों पे फीड कर सकती है, यानी कि उन्हें खा सकती है, जो कि काफ़ी नुकसान है डल लेक में। जिस तरीके से अगर हम बात करें मैनेजमेंट की जा रही थी, अगर हम डल लेक की सफाई की जा रही थी, जहाँ पर G20 का समिट भी आ रहा है, उसी सिलसिले में हर जगह सफाई की जा रही, डल लेक की भी सफाई जो है 2-3 दिन पहले की बात करें वहाँ पर सफाई की जा रही थी और उसी टाइम पे इस मछली को वहाँ पर देखा गया। उसके बाद सोशल मीडिया पे काफ़ी इनकी जो वीडियो है वो काफ़ी वायरल हो गई है। पूरे जम्मू कश्मीर में जो है हर कोई हैरान था कि आखिर ये नई मछली कहाँ से आई है और इसका नाम जो है क्या है। इस पर लगातार रिसर्च की जा रही थी, लेकिन अब बताया ये भी जा रहा है कि अब ये बाकी मछलियों पे फीड कर सकती है। जो जितनी भी नेटिव मछलियां हैं डल लेक की बात करें तो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। जहां पर अगर हम बात करें, हमारे साथ जो है ज़्यादा जानकारी के लिए आकिब डार जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। आगे बताइएगा, जो ये एलिगेटर गार फिश है, जहाँ पर पहले रिसर्च की जा रही थी कि आखिर ये मछली कितनी फ़ायदेमंद है, कितने नुकसानात है, अब जिसकी अथॉरिटीज़ की तरफ से बयान आ रहा है कि ये बाकी मछलियों पर भी फीड कर सकती है। क्या कुछ मामला जो है वो सामने आ रहा है? देखिए आतिया, बिल्कुल तीन दिन पहले श्रीनगर के जिले डल में एक मछली पाई गई है जिसने लोगों में दहशत फैलाई है। आपको बताया कि इस मछली का नाम एलिगेटर गार फिश बताया जा रहा है और जब ये तब यहाँ पे श्रीनगर के जिले डल में पाई गई है जब जिले डल की सफाई हो रही थी और बाज़ाब्ता तौर जब वहां पे सफाई हो रही थी तो उस जाल में ये मछली फंसी है और उसके बाद जो है लोग काफी ज्यादा पैनिक हो चुके हैं। और उसके बाद श्रीनगर में बहुत सारे ऐसे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे हमने बात की है तो उन्होंने कहा कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिले डल के लिए, क्योंकि जिले डल में बहुत सारी मछलियां अभी है, उनको ये खा सकती है क्योंकि ये कॉर्निवर जो जानवर है, मछली है, तो जिसके चलते काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है जिले डल के लिए। तो उसके बाद जो है अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितनी मछलियां अभी ये जिले डल में है, लेकिन लगातार प्रयास किया जा रहा है और लगातार जो सर्वे किया जा रहा है कि कितनी मछलियां हैं। तो उसके बाद जैसे ही वीडियो वायरल हुआ है तो लोगों में काफी ज्यादा डर था, लोगों को लगा कि शायद एलिगेटर है जिले डल में, लेकिन उसके बाद जैसे ही एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये कोई एलिगेटर नहीं है, या अमेरिका में ऐसी मछलियां पाई जाती है, एलिगेटर गार फिश इसका नाम है। बाज़ाब्ता तौर इसमें ये जो मछली है इसके दांत भी है जो काट भी सकती है और ये बड़ी बात यह है कि ये मछलियों को खाती है। वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिले डल के लिए, जिससे जिले डल की जो मछलियां हैं उन पे काफी ज्यादा असर पड़ सकता है, क्योंकि जिले डल में बहुत सारे ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको ये मछलियां ये जो मछली है ये इससे असर पड़ सकता है। तो कुल मिला के जिले डल के लिए अगर ये मछली ज्यादा देर सर्वाइव करेगी या काफी ज्यादा मिकदार में अगर ये मछलियां होगी तो वो कहीं ना कहीं एक चिंता का यहाँ विषय पर है। अगर देखें एक बेहद अहम सवाल है कि ये एक ऐसी एलिगेटर जो है वो एक नहीं होगी, क्योंकि अगर ये एक पाई की है तो अनेक प्रकार की और भी वहां पर हो सकती है। क्या लगता है कि जो रिसर्चर्स हैं जो क्या जब ये सफाई हो रही थी, क्या लगता है कि इसी तरह की एलिगेटर्स और भी हो सकती हैं? क्योंकि अगर डल लेक की बात करते हैं तो आने वाले समय में जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक अलार्मिंग सिचुएशन बताई जा रही है, क्या लगता है कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ बड़ा एक्शन लिया जा रहा है? देखिए अनिल, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये जो मछली है इसका साइज भी काफी बड़ा है। इसका मतलब है ये पिछले कई सालों से इस जिले डल में है। अगर ये पिछले कई सालों से इस जिले डल में है, इसका मतलब है कि इसने वहां पे जो है अपना जो पूरा सर्कल उसने बनाया होगा। ये एक जो इकोसिस्टम है और एक जो फूड चेन होती है उसमें जिले डल का जो फूड चेन है उसमें काफी ज्यादा इसका प्रभाव पड़ सकता है। और अगर ये काफी ज्यादा मिकदार में जिले डल में होंगे तो यहाँ की जो मछलियां हैं जिले डल की जो अपनी मछलियां उन पे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है और उनकी जो यहाँ की मछलियां जिले डल की मछलियां उनकी जो नस्ल है उसको वे खत्म कर सकती है, क्योंकि ये कॉर्निवर्स है, ये मछलियों को खाती है और वो काफी ज्यादा चिंता का विषय है जिले डल के लोग। एक्सपर्ट्स का मानना भी ये है कि अगर ये ज्यादा मिकदार में जिले डल में होगी तो इससे काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पे हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिले डल की कनेक्टिविटी किसी ओशन के साथ नहीं है, किसी समंदर के साथ नहीं है, तो यह मुमकिन नहीं है कि आपने जो है किसी समंदर से जिले डल में आई है। तो ये एक
पिछले कई सालों से ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से इसका साइज है एलिगेटर गारफिश का, इसका साफ तौर ये मतलब है कि पिछले कई सालों से यहाँ पे सर्वाइव कर रही है। अब देखने वाली बात ये सर्वे चल रहा है और कितनी मछलियां अभी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर ये ज्यादा मिकदार में होगी तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिले डल के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकिब जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों को सुबह सवेरे अपडेट रखने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरह से अब जो है ये पूरा रिसर्च किया जा रहा है और आने वाले समय में क्या कुछ और जानकारी मिलेगी उसको लेकर भी हम आपको जरूर आपको अवगत करवाएंगे। बढ़ जाएंगे अगली खबर की तरफ, जहां पर जम्मू कश्मीर की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में जो टूरिज्म सेक्टर है उसे बढ़ावा दिया जाए। जहां पर अगर हम बात करें गार्डन्स की, जितने भी पार्क्स हैं उन्हें जो है काफ़ी मेंटेन किया जा रहा है ताकि जम्मू कश्मीर की जो खूबसूरती है उसमें कमी ना आए। वहीं पर अब फॉरिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से भी बताया जा रहा है कि जितने भी पार्क्स है जम्मू कश्मीर में उन्हें फॉरिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से मैनेज किया जा रहा है ताकि जम्मू कश्मीर में जो टूरिज्म सेक्टर है वो बढ़ाया जाए। और जहाँ पर अगर हम बात करें ऑफिशियल्स का ये कहना है कि 200 से ज़्यादा ऐसे गार्डन्स है, पार्क्स है जिन्हें डिपार्टमेंट ऑफ फॉरिकल्चर की बात की जाए तो वो इन्हें मैनेज करता है। अगर हम टूलिप गार्डन की बात करें या फिर कुछ ऐसे हेरिटेज मुगल गार्डन है, 8 हेरिटेज मुगल गार्डन है, उन्हें फॉरिकल्चर डिपार्टमेंट मैनेज कर रहा है। उसके अलावा अगर हम शालीमार की बात करें या फिर परी महल या फिर उसके अलावा गांदरबल की बात करें, वैरीनाग में जो पार्क है उसकी बात करें, और कहीं ऐसे पार्क है जहां पर बागे बहू की भी बात की जाए, जम्मू प्रोविंस में जो बागे बहू पार्क है उसे भी फॉरिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से मैनेज किया जा रहा है। कई ऐसे पार्क बताए जा रहे हैं जिन्हें फॉरिकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो मैनेज कर रहा है ताकि जम्मू कश्मीर की खूबसूरती जो इन पार्क की वजह से आई है वो कहीं ना जाए। और इसी सिलसिले में जो ये पार्क्स है इन्हें मेंटेन किया जा रहा है। 200 से ज़्यादा ऐसे पार्क्स हैं जिन्हें फॉरिकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो मैनेज कर रहा है। जहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा कि जरूखा बाग गांदरबल से है, दारा सोक अनंतनाग से, अचबल अनंतनाग से है। उसके अलावा कहीं ऐसे जो गार्डन्स हैं जिन्हें फॉरिकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो मैनेज कर रहा है। जहाँ पर ऑफिशियल्स का ये कहना है कि 8,800 से ज़्यादा ऐसे ग्रोवर्स हैं जिन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ फॉरिकल्चर में रजिस्टर्ड किया है और वो जो है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरिकल्चर वाले जो है इन जितने भी पार्क्स हैं उन्हें मैनेज कर रहे हैं। जहाँ पर टूलिप गार्डन की बात करें, जहाँ जो मार्च में खोला गया था, वहाँ पर भी काफ़ी टूरिस्ट आए थे और फॉरिकल्चर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल्स की तरफ से ये कहना है कि हम चाहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर जितने भी गार्डन्स हैं यहाँ पर जो फॉरेन है वो विजिट करे। जैसे कि देखा गया था कि जो एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट गार्डन टूलिप गार्डन है, जहाँ पर काफ़ी फॉरेन की बात करें वो वहाँ पर पहुँचे थे और कहीं रिकॉर्ड जो है उस गार्डन ने भी तोड़े। वहीं पर कोशिश भी की जा रही है कि अब बाकी गार्डन्स को भी उसी तरीके से तैयार की जाए ताकि जम्मू कश्मीर की जो खूबसूरती है वो दुनिया भर में पहुँचे। तो चलिए वक्त चलता है अलविदा लेने का। मुझे और मेरे सहयोगी अनिल शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। खा पी तो नहीं आपने कुछ?